हेलो एवरीवन। केमिकल बॉन्डिंग के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बिना किसी औपचारिकताओं के अपन आगे के सेशन में आगे का जो मैटर है वो अपन कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके थे कि किस तरह से 3s 3p 3d में एनर्जी गैप डिक्रीज होता जाता है, मैं यूँ कहूँगा। तो सिंपल बात में वहीं से रिकैप की फॉर्म में लेऊँ या यूँ कह लो कि पिछला जो अपना हुआ था सेशन उसको मैं 2 मिनट में वापस से बताता हूँ कि यहाँ पर अपने पास में कोई एटम है और अपने पास में एनर्जी लेवल है, ये 3s है, ये 3p है, ये 3d है। अब ये एटम है, इस एटम के साथ में अपन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ सेंट्रल एटम मान लो, ये एटम सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम के साथ में मैं यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा देता हूँ इसके साथ में कोई भी। एग्जाम्पल की फॉर्म में अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो अपने पास में कोई भी जैसे ब्रोमीन है ना, और इसके साथ में मैंने मान लो क्लोरीन लगा दिए या फ्लोरीन लगा दिए। क्लोरीन जनरली बात करूँगा, जैसे BrCl3 की फॉर्म में बात करें तो मैंने क्या कहा कि ये Br है अपने पास में ये एटम, और यहाँ से मैंने क्लोरीन लगा दिए, यानी 3 ग्रुप हो गए। और ये जो 3 ग्रुप हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेंट्रल एटम से ज़्यादा है। तो ये न्यूक्लियस अपने सेंट्रल एटम का है, और सेंट्रल एटम का है तो अपने पास में जो 3s था जिसकी पोजीशन ये थी, उसको मैंने एक बार इस ऑर्बिटल की फॉर्म में इस तरह से बनाया। इसका मतलब ये है कि ये स्पेरिकल है, इस चारों तरफ है, तो इसका आधा पार्ट मैंने थोड़ा सा न्यूक्लियस के साइड में दिखाया है। ये क्या करेगा, जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सेंट्रल एटम के साथ में जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इस पर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा, इस एनर्जी लेवल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसकी पोजीशन जो 3s की थी वो अब कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, जो व्हाइट लाइन मैंने यहाँ पर बता रखी है। नेक्स्ट इसी तरह बात करें तो 3p भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, 3d भी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा ये बताऊँ कि अपने को इस बात की जानकारी है कि S की बात करें तो S न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, S न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, सबसे पास है तो ये तो तय है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में रहेगा न्यूक्लियस के साथ में। लेकिन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा और ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी गैप कम होता जाएगा, तो ये एनर्जी गैप है। लेकिन आप 3p को देखो, 3p पहले दूर था, लेकिन अब क्या हुआ, इसकी तुलना में 3s की कंपैरिजन में ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के साथ साथ 3p की एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। क्यों? क्योंकि 3s तो मैक्सिमम कितना होगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास है, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन 3p में ज़्यादा आता है। तो देखो डिफरेंस, ये देखो ये डिफरेंस यहाँ पर शो हो रहा है। तो मैं ओवरऑल यहाँ से एक चीज़ को कंक्लूड करूँ या एक निष्कर्ष के रूप में बताना चाहूँ तो इतना बता सकता हूँ कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम के साथ में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ते जाएंगे, वैसे वैसे इनके बीच का एनर्जी गैप, पहले देखो एनर्जी गैप कहाँ से था, मैं यहाँ बताना चाहूँ तो इस न्यूक्लियस और 3p का एनर्जी गैप ये था। लेकिन अब देखो एनर्जी गैप कितना हो रहा है, ये रहा, एनर्जी गैप कम हो गया। एनर्जी गैप कम होता है तो इलेक्ट्रॉन ईजीवी में जंप कर जाता है दूसरे ऑर्बिटल में, और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है तो फिर बॉन्ड बनने की गुंजाइश रहती है ना। जैसे अपन ने 2 तरह के एक्साइटेशन की बात की थी, एक तो फ्री एक्साइटेशन की बात की थी और एक फोर्स एक्साइटेशन की बात की थी। फ्री एक्साइटेशन का मतलब है सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ईजीवी में जंप कर देता है ना। फोर्स एक्साइटेशन में अपने को कुछ एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिटल में जंप करवाने के लिए। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे जुड़ा तो ये जो गैप है वो 3s की कंपैरिजन में और ज़्यादा कम हो जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ईजीवी में जंप कर जाएगा, जिसकी वजह से बॉन्ड बन सकता है। अब कैसे बॉन्ड बन सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन, उस एग्जाम्पल से शायद अपनी बात को अपन बेहतर तरीके से रख पाएंगे। जैसे ऊपर जो एग्जाम्पल लिया उसी को मैं दोहराऊं यहाँ पर कि मान लो मेरे पास में ये है BrCl3, यही एग्जाम्पल है। अब Br आपके पास में क्या है, Br जो है वो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है कह सकते हैं अपन। और सेंट्रल एटम के साथ में सब्सिडरी या सराउंडिंग एटम की फॉर्म में कौन है, क्लोरीन। और अपन ये जानते हैं कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो इस वजह से इनके बीच का जो ये एनर्जी गैप दिख रहा है,
ये एनर्जी गैप कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, और बच्चों इलेक्ट्रॉन जब जंप करेंगे तो बॉन्ड इजी वे में बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3s 3p से 3d में चले जाएंगे। तो जो BrCl3 अपन बात कर रहे हैं, BrCl3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, जैसे 3s की मैं s की बात करूं, sp_d, जरूरी नहीं है कि हर जगह 3s 3p 3d होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आप एलिमेंट कौन सा ले रहे हो। 4s 4p भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ अब अपने पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी है, अब BrCl3 की बात करें, चाहे ClF3 की बात कर लो, आप ClF3 की बात कर लो, देखो ClF3 को अपन आसानी से बता सकते हैं। और मोस्ट पॉपुलर शेप भी इसके बारे में पूछी जाती है कि ये टी शेप होता है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ClF3 की क्या शेप होती है, तो टी शेप होती है इसकी। तो क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन के पास में कितना एटॉमिक नंबर 17 है, तो अपने पास में नियोन तक तो कवर हो ही जाएगा। नियोन के बाद में अपन क्या बोलेंगे कि 3s2 और अपने पास में क्या रहेगा 3p5। तो आप इन्हीं की बात करें कि इसमें 3s, ये मेरे पास में यहाँ पर 3s है, ये मेरे पास में 3p5 है। थ्री पी फाइव है, और यहाँ 3d भी है जिसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी इस सिचुएशन में, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करूं तो मैं कैसे करूंगा, 3s2 1 2 3 4 5, यही होगा। अच्छा, अब क्लोरीन सेंट्रल एटम है, इसके साथ में जो फ्लोरीन जुड़ा है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अपने को क्या चाहिए होगा, अपने को 3 ClF3 है, तो क्लोरीन के साथ में जुड़ने के लिए 3 F ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो सॉरी F एटम है, तो इसका मतलब F एटम या F एलिमेंट 3 जुड़ेंगे तो अपने को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एक ही है। तो अपन क्या करेंगे, एक को यहाँ जंप करवाएंगे। और ये जंप क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 3s है 3p है, ये 3s है, ये 3p है और ये 3d है। 3p और 3d के बीच का एनर्जी गैप कम हो गया। क्यों हो गया वो यहां से समझे, क्योंकि जैसे ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम जुड़े ये इधर आ गया, यहां तक आ गया, तो एनर्जी गैप कम हो गया। और एनर्जी गैप कम हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर देगा। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो अपन क्या कहेंगे, स्थिति ये बन जाएगी अपने पास, ये देखो ये पेड रहेंगे, 3s वाला भी पेड रहेगा अपने पास, और ये 2 अनपेड हो जाएंगे। इस 2 अनपेड होने के साथ एक डी में शिफ्ट हो जाएगा, और डी में शिफ्ट होने के साथ में ये सिचुएशन बनती है अपने पास, ठीक है। अब 3 F यहाँ पर जुड़ जाएंगे, अब 3 F जुड़ जाएंगे तो अपने पास में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, ठीक है। बस सेम एग्जांपल आप किसके साथ में, जो BrCl3 के रूप में बात कर रहे हो वो कर सकते हो आप। लेकिन आप कभी भी इस तरह से नहीं कह सकते कि ClBr3 बनता है। अब ClBr3 है, मान लो अपन सिंपल हाइब्रिडाइजेशन या स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो निकाल सकते हैं, लेकिन वो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी फिर उसमें, क्योंकि एनर्जी गैप कम है। वजह है क्योंकि इस बार जो सेंट्रल एटम आपने लिया है वो क्लोरीन है। अब इसके साथ में जो ब्रोमीन जुड़ेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो क्लोरीन के ऑर्बिटल के बीच में क्या कर सके, एनर्जी गैप कम कर सके, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे तो अनपेयर्ड नहीं होंगे, और अनपेयर्ड नहीं होंगे तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। तो ये इस तरह का इक्वेशन बन सकता है कि ClF3 बन रहा है, BrCl3 बन रहा है, लेकिन ClBr3 नहीं बन रहा है। जबकि हाइब्रिडाइजेशन की बात करें स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग अपन sp3d पाएंगे हमें। शायद मेरी बात को समझ गए होंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अपने को एक चीज और इसके साथ देखनी, कौन सा एग्जिस्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। जैसे इसी पर बेस्ड बात में करूं तो मैं क्या कह सकता हूं मैं ये कह सकता हूं जैसे PF5 है आपके पास, एक बात है मानना, जो हाई वैलेंसी में जैसे PF5 है आपके पास,
है ना, 5 वैलेंसी है। मोनो वैलेंसी का मतलब मोनोवैलेंट एटम है, ठीक है। हाई वैलेंसी है इसकी, उच्च संयोजकता है, क्या कह सकते हैं हिंदी में, उच्च संयोजकता है। तो एक की पॉइंट यहां से निकल के आता है कि जो हाई वैलेंसी में, जिसकी वैलेंसी ज्यादा है, हाई वैलेंसी में है, वो लोअर वैलेंसी में भी एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे PF5 बनता है तो PF3 भी बन सकता है, PF3 भी बन सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो लोअर वैलेंसी में पहले से ही, जो निम्न संयोजकता में है या लोअर वैलेंसी में है पहले से ही, ठीक है, पहले से ही लोअर वैलेंसी में है, वो जरूरी नहीं है कि वो हाई वैलेंसी में एग्जिस्ट करेगी। वो हाई में एग्जिस्ट कर भी सकता है और वो हाई में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। जैसे लोअर वैलेंसी का मैं एग्जांपल समझाऊं आपको, तो मेरे पास में जैसे PH3 है ना, एग्जिस्ट करता है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि ड्रैगो कंपाउंड है ना, क्योंकि कौन सा कंपाउंड है, ड्रैगो कंपाउंड है, तो हाइब्रिडाइजेशन डील नहीं कर सकते, लेकिन एग्जिस्ट करता है। अब मैं आपसे कहूं कि बताओ बच्चों PH5 वो एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं करेगा किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। इसी तरह से जैसे SH2 की बात करूं मैं, एग्जिस्ट करता है भाई, सिंपल SH2 नहीं सुना है तो H2S तो सुना ही है, बात तो वही है, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्या आपने ये भी सुना है कि SH4 एग्जिस्ट करता है या SH6 एग्जिस्ट करता है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। तो एक की पॉइंट क्या निकले आया कि जो पहले से हाई वैलेंसी में एग्जिस्ट कर रहा है PF5 करेगा, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एटम की कंपैरिजन में जो सराउंडिंग एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो एनर्जी गैप कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जंप होंगे तो उतने अनपेड रहेंगे, और जितने अनपेड रहेंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट आसानी से कर सकते हैं। शायद मेरी बात को समझे आप। आगे बात करते हैं SH4 और SH6, ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं कह सकता हूं कि SF6 एग्जिस्ट करता है कि SF6, तो आप कहोगे बिल्कुल करता है ना, कि जो सेंट्रल एटम है आपके पास सल्फर, एटॉमिक नंबर कितना है, ग्रुप नंबर कितना है 18, ये 6, ग्रुप नंबर कितना है अपने पास 6, प्लस 6 मोनोवैलेंट एटम है, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाई 2, तो 6 आएगा अपने पास। तो अपन क्या कर सकते हैं sp3d2, और sp3d2 के रूप में अगर बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन की और ज्योमेट्री की बात करें, शेप की बात करें, तो ऑक्टाहेड्रल की बात करेंगे अपन, है ना। लेकिन क्या मैं आपसे कह दूं SF2 एग्जिस्ट करेगा, तो ये तय हो गया कि जो हाई वैलेंसी में लो वैलेंसी में भी एग्जिस्ट करेगा। इस बात को अपन डिस्कस कर चुके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक तरह का पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है ना, आवर्तित संकुचन है ये। तो इस पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होता है कि आपके पास है, ये देखो MOT अपन देखते हैं, अपना एनर्जी लेवल देखते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास में ये 2s है, 2p का अपने नहीं बनाया, ये भी 2s है, फिर इसको सिग्मा 2s, नीचे वाले को ऊपर वाले को सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, फिर इसको अपन पाई 2px कह सकते हैं, इसको अपन पाई 2py कह सकते हैं, इसको पाई 2px स्टार कह सकते हैं, जो एंटी बॉन्डिंग को शो कर सकता है, इसको पाई 2py स्टार कह सकते हैं। ये MOT है नाइट्रोजन के बाद की। लेकिन नाइट्रोजन से पहले क्या है, नाइट्रोजन से पहले जो पाई 2px और पाई 2py है वो नीचे की तरफ होते हैं, और सिग्मा 2pz कहाँ रहते हैं, ऊपर की तरफ। इस बात को जानते हैं। नाइट्रोजन तक की बात करें अपन, पहले क्या, नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन में ये चेंज हो जाता है। ये जो अपन ने दर्शाया है वो ऑक्सीजन को, जो डिपिक्ट किया है, दर्शाया है, वो ऑक्सीजन का केस दर्शाया, एक तरह से अपन कह सकते हैं। नाइट्रोजन के बाद के जो मॉलिक्यूल हैं उनको अपन ने शो किया है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होंगे। मैं नाइट्रोजन में इसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन एटम की नहीं बात कर रहा हूँ, O2 मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक साइड में ये ऑक्सीजन है और एक साइड में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो चेंज आ रहा है वो भी क्यों, किस वजह से आ रहा है, वो भी पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ रहा है, ठीक है। जो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन अपन ने पढ़ा है उसकी वजह से ये सारा चेंजेस देखने को मिलता है। अब इस आधार पर अपन और कौन कौन से एलिमेंट के बारे में बता सकते हैं कौन सा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। जैसे स्लाइड में शो हो रहा है कि अपने पास में क्या है,
Br-Cl3 IF7 एग्जिस्ट करते हैं, बट ClBr3 और Fi7 एग्जिस्ट नहीं करते। रीजन समझ में आ रहा है सही। Br-Cl3 का केस मैंने समझा दिया कि ब्रोमीन जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कंपैरिजन में ज्यादा है। उसी तरह से मैं यहाँ पर बात करूं तो आयोडीन जो आयोडीन और IF7 अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो IF7 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि आयोडीन की सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है? ब्रोमीन से ज्यादा है। तो जैसे सेंट्रल एटम ब्रोमीन के साथ में क्लोरीन जुड़ेगा तो एनर्जी गैप कम होगा, और एनर्जी गैप कम होने के कारण पेरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। जो एनर्जी गैप कम हो रहा है उसको पेरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में बात कर सकते हैं अपन। सेम वे IF7 की बात करें तो आयोडीन की कंपैरिजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये सेंट्रल एटम फ्लोरीन के आयोडीन के साथ में जो सराउंडिंग एटम फ्लोरीन जुड़ेंगे, जैसे जुड़ेंगे तो सेम सिचुएशन होगी, एनर्जी गैप कम होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे और कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। लेकिन ClBr3 की बात जैसे अपन ने बताई, Cl सेंट्रल एटम है, जबकि Cl सेंट्रल एटम है तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है। अब ब्रोमीन से ज्यादा है तो इस Cl के पास में जैसे ही ब्रोमीन जुड़ेंगे तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। तो क्लोरीन सेंट्रल एटम होने के कारण अपने जो भी 3p और 3d है इनके बीच का एनर्जी गैप कम नहीं होगा, पेरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, और पेरियोडिक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तो pc ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में नहीं जाएंगे। तो 3 ब्रोमीन है, उनके लिए आवश्यक ये है ClBr3 बनने के लिए कि क्लोरीन के पास 3 अनपेड चाहिए, और 3 अनपेड उसी परिस्थिति में होंगे जब इनके बीच में एनर्जी गैप कम होगा और 3p से शिफ्ट हो जाए, एक्साइटेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन का और 3d में चले जाएं। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही केस Fi7 में बात कर सकते हैं अपन, क्योंकि सेंट्रल एटम फ्लोरीन है और सब्सिडियरी या सराउंडिंग एटम क्या है? आयोडीन। तो आप मुझे बताएं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? सराउंडिंग की ज्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ सेंट्रल एटम की ज्यादा है, और सेंट्रल एटम की ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है एग्जिस्टेंस की। ठीक से बात को समझे होंगे, आ गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, है ना। सेम इसी तर्ज पर अपन सारी बातें करने वाले हैं। देखो आप NH4 NH5 यहां ले रखा है, अपन जानते हैं NH3 एग्जिस्ट करता है, NH3 एग्जिस्ट करता है। अब इन चीजों को अपन ने जो पीछे 2 स्लाइड पढ़ी है उसी के आधार पे बात करते हैं। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अपने पास अपने को पता है 7, तो मैं बोलूंगा 1s2, मैं बोलूंगा 2s2 और मैं बोलूंगा 2p3, ये बात करूंगा। ओके, ये वैलेंसी आ जाता है 2s और 2p। तो 2s के इलेक्ट्रॉन में यहां शो कर सकता हूं कि दोनों पेयर्ड फॉर्म में, और 2p के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये लो, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ 3 हाइड्रोजन आएंगे तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो एक लोन पेयर के साथ में अगर अपन बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोई समस्या नहीं है। अब 2p है लेकिन 2d तो नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि अपन इस चीज को पढ़ चुके, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जरिए भी पढ़ चुके कि चारों जो क्वांटम नंबर है उनकी वैल्यू सेम नहीं हो सकती। या अपन n और l की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, है ना, कि n और l प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथाइल क्वांटम नंबर में किसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ पर n की वैल्यू है 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 2 है। अब l इज इक्वल्स टू 0 तो s, l इज इक्वल्स टू 1 तो p, 2 तो आपके पास में d। तो इसका मतलब ये है कि n और l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, n की वैल्यू क्या हो सकती है? l की वैल्यू से ज्यादा ही होगी, 3d बनता है। ठीक है, अब यहां पर 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब मैं क्या कह दूं, अगर मैं NH5 की बात करूं तो आप सोचो नाइट्रोजन के पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो 5 हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। अब 5 अनपेयर्ड कब होंगे? 3 तो ऑलरेडी अनपेयर्ड। अगर ये जंप कर जाए, ये कब करेगा? 2d में। अब 2d बनता ही नहीं है तो जाएगा कहां? इसका मतलब मैक्सिमम 3 की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें भी d नहीं है। तो रीजन क्या है इसका? NH5 क्यों नहीं बनता? क्योंकि d नहीं है, इसमें सीधी सी बात है ना। और क्यों d नहीं है? यहां पर सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी यही आता है, यहां पर भी यही आता है। ठीक है,
NR3 की बात कर रहे हैं अपन, R ग्रुप ले रखा है अपन ने, NR5 ले लो चाहे इसको, R ग्रुप तो जुड़ सकता है, NR3 तो बन सकता है ना। OF6, OL6, OCl6, OR4, PH5, SH6, इनमें से कोई सा भी नहीं बनता, ठीक है। अब Cli7 की बात कर लो चाहे आप लोग, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है। वैसे भी देख लो सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है, क्लोरीन, और सब्सिडरी एटम कौन है, आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, सेंट्रल की, जबकि होनी किसकी चाहिए, सब्सिडरी की होनी चाहिए, तो ये इस वजह से नहीं बन सकता। IF7 का डिस्कस कर चुके हैं अपन, ये एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़े अपन, ओके। अब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से किस किस तरह से हो सकते हैं, किस किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की बात कर सकते हैं अपन। जनरली हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह से कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होता है आइडियल, आइडियल को अपन परफेक्ट बोलेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है जैसे मान लो मैंने लिया CH4, जैसे मैंने लिया CCl4, ठीक है, ये परफेक्ट है क्योंकि नंबर ऑफ लोन पेयर आर सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर कि या तो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे ही नहीं, है ना। सेम की जगह इसमें थोड़ा सा चेंज करो, आप इसमें ये कर लो, नो लोन पेयर, नो लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होंगे ही नहीं, ये तय मानो, तभी वो आइडियल होगा। और दूसरा जो साइड एटम है वो सेम होंगे सारे। अगर मान लो मैंने ये कह दिया कि CH3F क्या परफेक्ट टेट्राहेड्रल है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर साइड एटम है वो सारे के सारे क्या नहीं है, सेम। हालांकि इसमें लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, पर यहाँ पर भी चारों वैलेंसी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सारे फुलफिल हो रहे हैं। नॉन आइडियल की बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो नॉन आइडियल में इस वाली कंडीशन जो यहाँ लागू नहीं हो रही थी यहाँ लागू हो जाएगी। क्या, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल, लोन पेयर जैसे अमोनिया है तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो आइडियल नहीं हुआ, क्योंकि आइडियल की पहली कंडीशन यही होती है कि सेंट्रल एटम पे क्या नहीं होना चाहिए, लोन पेयर नहीं होना चाहिए, है ना। इस पे लोन पेयर हो गया तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, एक तरह का नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन रखने वाला मॉलिक्यूल हो गया। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं है, sp3 है, लेकिन नॉन आइडियल क्यों कहा, क्योंकि शेप चेंज हो जाएगी, इसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, नाउ अब ड्रेगो कंपाउंड, ड्रेगो कंपाउंड का डिस्कशन अपन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जिनको समझना देखना पढ़ना है वो प्रीवियस वीडियो देखो, जैसे PH3 वगैरह है, क्या साइज का कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके, ठीक। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात अपन यहां पर करें। देखो क्या है, क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो सुनना है, समझना है। देखो एक लाइन में बोलूंगा, उससे पहले हाँ एक बात हमेशा याद रखो, क्या, कि अगर मान लो अपने पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अपने पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड एनर्जी या आप स्टेबिलिटी की बात कर सकते हो, वो हमेशा प्योर एस या प्योर पी के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, प्योर एस की बात कर लो, प्योर पी की बात कर लो, उससे हमेशा ज्यादा होगी ऑलवेज, इस बात को ध्यान रखना। एक बात, दूसरी बात, इसके लिए जरूरी शर्त भी है, साथ में एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि n की वैल्यू सेम होनी चाहिए, n की वैल्यू इसके लिए क्या होनी चाहिए, सेम। कैसे, दोनों स्टेटमेंट्स को अपन एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। किस तरह से, कौन से एग्जाम्पल किस तरह से समझते हैं वो देखो। अगर मान लो मेरे पास में 1s एक तो मेरे पास में 1s और एक मेरे पास में sp, है ना। तो आपसे कोई पूछे कि बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताएं, तो ध्यान रखो इस बात को अपन पढ़ लिया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड एनर्जी है प्योर एस और प्योर पी की कंपैरिजन में ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ 1s साथ में दे रखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखी है,
तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसकी लो होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस केस में तो नो डाउट हाइब्रिड ऑर्बिटल कंपैरिजन में इनकी जो 1s की बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगी, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इसी पर एक स्लाइड बना रखी है अपन ने, जैसे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये वाला केस अपन ने ले लिया यहाँ पर। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी ये ला 1s sp क्यों है? क्योंकि अपन पीछे के वीडियोस में अपन पढ़ चुके कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम के साथ में लो वैल्यू n की वैल्यू जितनी डिक्रीज होगी ओवरलैपिंग उतनी अच्छी होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ओके, अब ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें अपन, s की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि s होता है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मेजरमेंट है। तो s में s का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में ज्यादा रहेगा हमेशा। sp प्योर s नहीं रहा, उसमें कुछ p करेक्टर आ गए तो s करेक्टर डिक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गई। क्योंकि दोनों में 50-50 आ गया, यहाँ तो 100% s है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यहाँ 50% ही हुआ s, इसका मतलब s न्यूक्लियस के पास में है, वो पूरा का पूरा नहीं है, यहाँ तो केवल s 100% है, अब यहाँ पर 50% हो गया। sp2 की बात करें अपन, तो आप sp2 की बात करेंगे तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे कितना है, 3 में से एक पार्ट है ना भाई, 2 पार्ट p के हैं और 1 पार्ट s का है, तो 33% की बात कर लो। ठीक है, इसी तरह से sp3 की बात करेंगे, केवल sp3 की, sp3 के बाद में नंबर sp3d का आएगा, तो अपन क्या बोलेंगे? यहाँ पर 25% ही है, यहाँ और कम हो जाएगा s, तो s जितना कम होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। अब ये कह रहा है एनर्जी ऑर्डर बताओ, 1s 2s sp2s, इसका एनर्जी ऑर्डर की बात की है। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखी है क्या? देखो इसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है, इसमें दे रखी है, तो सबसे कम किसकी है? 1s की है। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखी है, तो पहली बात तो यही देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम किसकी है? 1s की n जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो कम है, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। उसके बाद में है 2s और उसके बाद में है sp2s। हालांकि sp है वो कैसा है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लेकिन ये उस कंडीशन में है जब आपके पास में n की वैल्यू हर जगह सेम होगी। n की वैल्यू सेम नहीं है, देखो यहाँ अलग है, यहाँ अलग है ना। हालांकि इन दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर 2s 2 बार आ रहा है। ठीक है, अब आ गया जैसे sp2 2s, sp3 2s, 2p 2p, ये आ गया। अगर ये सिचुएशन है, अब देखो यहां 2 है, यहां 2 है और यहां 2 है, तो सब में 2 2 यानी n की वैल्यू सेम है। तो अपन ने ऊपर अभी पढ़ा था अगर n की वैल्यू सेम है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, यही बात की थी अपन ने। ओके, अब हाइब्रिडाइज्ड में भी आप मुझे बताओ s की ज्यादा होगी कि p की? s की ज्यादा होगी, फिर p की, फिर d की, इस तरह से पढ़ रखा है अपन ने। तो देखो 2s हाइब्रिडाइज्ड नहीं, तो 2p 2p की कंपैरिजन में तो ज्यादा होनी है इनकी। अब आप कहोगे सर 2p यहाँ पर पहले, यहाँ तो 1s ले रहे हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 2 जो है हर जगह 2 2 कॉमन है। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो और आपके पास में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दे रखे हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी है एनर्जी ऑर्डर में। समझ में आ गई? तो 2p तो अनहाइब्रिडाइज्ड है, प्योर p है, इनको अलग ले लिया अपन ने। अब बच गए ये दोनों, तो इसमें s ज्यादा है, sp2 2s, और इसमें sp3 2s, ये ऑर्डर हो जाएगा अपने पास। ठीक है, अब एक खास और इंपॉर्टेंट बात और अपने को पढ़नी है, जो नेक्स्ट स्लाइड के क्वेश्चन में अपने बहुत अच्छे से काम में आने वाली है। देखो ध्यान से सीख लो, समझ लो, नोट कर लो। क्या वो जो बात है वो ये स्टूडेंट्स कि लोन पेयर अगर आपके पास में सेंट्रल एटम पे है, तो लोन पेयर है वो एस करैक्टर को फेवर करता है, और एस करैक्टर को फेवर करने का मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स
कि वो उसमें एस करेक्टर होते हैं, लोन पेयर होता है उसमें एस करेक्टर होते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखो, ठीक है। तो मैं ये कह दूं क्या कि अगर साइड एटम मतलब लोन पेयर तो होगा तो सेंट्रल एटम की बात करेंगे, सेंट्रल एटम का लोन पेयर होगा वो एस करेक्टर को फेवर करता है। अगर मैं कह दूं साइड एटम जो लगे हुए होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो वो एस एटम को या एस करेक्टर को कम करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, एस करेक्टर को डिक्रीज करेंगे वो। अब इस बात को कैसे, क्योंकि कुछ लोग उसको इस चीज से जोड़ेंगे सर एस करेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूं एस करेक्टर डिक्रीज करेगा, तो कैसे डिक्रीज करेगा, कुछ एग्जांपल के रूप में अपन बात करेंगे। देखो जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग, ये एक अपने पास में एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या ऑर्डर होगा, जैसे मान लो एंगल दे दिया अपन ने, जैसे यहां पर इसका अपन ने θ1 एंगल दे दिया, इसका अपन ने θ2 एंगल दे दिया, इसका अपन ने θ3 एंगल दे दिया, और अपने से पूछ लिया इसका ऑर्डर क्या होगा। यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब ध्यान से समझना इस चीज का, यहां पर फर्स्ट वाला केस है, एक सेकेंड, यहां पर जो फर्स्ट वाला केस है इसमें किसी भी तरह की कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे सराउंडिंग एटम है वो सेम है, कोई लोन पेयर नहीं है, सारे के सारे सराउंडिंग एटम सेम है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3, और CH3F का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3। आपको पता है ये एक तरह का आइडियल हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ के आए हैं अभी, और ये एक नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन की कैटेगरी में आता है, ड्रैग को कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है, ओके। अब इस बात को अपने को पता है कि यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, और जो लोन पेयर होता है वो एस करेक्टर को फेवर करता है, किसको फेवर करता है, एस को फेवर करेगा। तो आप मुझे बताएं अगर एक हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में सेम है दोनों का और बॉन्ड एंगल अपने को डिसाइड करना हो, तो 1 मिनट में चाहूंगा पीछे के नॉलेज को आप थोड़ा सा माइंड में लाएं। sp है, sp का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है, sp2 है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है, और sp3 है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इस चीज को सब जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अगर मैं sp और sp2 में डिफरेंशिएट करना चाहूं तो मैं आराम से 1 मिनट में कर सकता हूं, क्योंकि s करेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, निश्चित है, जबकि यहां तो s करेक्टर सेम है। तो अब s करेक्टर में चेंज कैसे करें, ये बात याद रख लो, s करेक्टर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बढ़ रहा है, देखो यहाँ 50% s है तो 180 है, यहाँ पर 33% है तो 120 है, 25 है तो 109 है, घट रहा है, s करेक्टर घटने के साथ बॉन्ड एंगल घट रहा है, s करेक्टर बढ़ने के साथ बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। तो यहां पर दोनों जगह हाइब्रिडाइजेशन सेम है, इट मींस एस करेक्टर सेम है। अब एस करेक्टर को अपन किस मोड में चेंज दिखाएं, तो देखो लोन पेयर है वो एस करेक्टर का फेवर करता है, अपने को इस बात का पता है। तो एस करेक्टर अगर लोन पेयर में एस बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एनएच में एस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर लोन पेयर है तो वो क्या बढ़ाएगा, परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाएगा, और परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ाएगा तो ये जो बॉन्ड पेयर है उसमें एस करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और एस करेक्टर डिक्रीज होने पर बॉन्ड एंगल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब यहां देखो ये इसकी बात समझ में आ गई, लोन पेयर है वो एस को बढ़ाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर का एस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज एस डिक्रीज हो जाएगा, ये परसेंटेज एस बढ़ाएगा। इतनी बात क्लियर है। इसकी देखो अब यहां क्या देखना है, यहां साइड एटम कौन है, एफ है, किन के अलावा, जो नॉन आइडियल है, 3 ये तो सेम है,
तो मैं F की बात करूंगा। और F जो एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपन ने ये बात अभी कही है कि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, साइड एटम की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल की नहीं कर रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना कि साइड एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एस करेक्टर डिक्रीज होंगे, साइड एटम की, भूले नहीं इस बात को, मैं सेंट्रल एटम की बात नहीं कर रहा हूं। सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही तो एस करेक्टर बढ़ना है। ठीक है, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इंक्रीज हो रही है तो एस करेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, ये तय। अब देखो इसका एस करेक्टर अगर डिक्रीज होगा तो इनका एस करेक्टर बढ़ेगा, रिवर्स होगा, इनका एस करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, जो बच गए बॉन्ड पेयर इनका एस करेक्टर बढ़ेगा। और एस करेक्टर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं। अब आपको मैंने पूछा θ1 θ2 और θ3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, तो ये तो समझ में आ गया आपके θ3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा है। ठीक है, सबसे कम किसका है, इसका है, θ2 का। क्यों है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर आ गया और लोन पेयर में परसेंटेज एस, एक साइड में आप सोचो अगर एक साइड में परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहे हैं तो दूसरी साइड में घटेंगे, और एक साइड में घट रहे हैं तो दूसरी साइड में बढ़ना स्वाभाविक है। तो इधर परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं लोन पेयर की वजह से, क्योंकि लोन पेयर परसेंटेज एस को फेवर करता है। तो इधर वाले बॉन्ड पेयर में क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, तो θ2 सबसे कम हो जाएगा। θ1 इंटरमीडिएट सिचुएशन है, सारे के सारे आइडियल आइडेंटिकल एटम जो सराउंडिंग एटम है, सब्सिडरी एटम है, वो आइडेंटिकल है। तो आइडियल हाइब्रिडाइजेशन का केस अपन इसको बता सकते हैं। यहां पर अपन ने कह दिया कि अगर एक सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो एस करेक्टर डिक्रीज होंगे, तो बचे हुए गैस के एस करेक्टर क्या होंगे, इंक्रीज, और एस बढ़ने पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो आपका ऑर्डर हो जाएगा θ3 θ1 और θ2। शायद मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, शायद कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जो आपके लिए वो क्वेश्चन में छोड़ रहा हूं। ओके, ध्यान से देखना, जो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे वो आंसर देंगे। कार्बन है ये एफ, ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर आपके पास एफ है। अपन बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा ये θ1 है, ये मेरे पास में θ2 है, ठीक है, और ये मेरे पास में θ3 है। मेरे को इनका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताना है कि किसका ज्यादा है। ठीक है, तो ये अपने एक तरह का जैकपॉट क्वेश्चन ही मान लो अगले सेशन के लिए रहेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।